हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, वहाँ पे हम माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़फुल हैं और किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ में वो फ़ायदेमंद है। ठीक है, सो कौन कौन सी चीज़ें देखनी है देख लो। अच्छा, फर्मेंटेड बेवरेजेस वाला पोर्शन हम लोगों ने कर लिया था, बट मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है एक बार रिवाइज करवा दूंगा। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हम लोगों को देखना है, फिर केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेंगे। फिर हमारा सीवेज ट्रीटमेंट की माइक्रोब्स जो है उनका सीवेज ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बेहद इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो कि बच्चों को क्यों ये थोड़ा बोरिंग लगता है, और क्या है कि छोटा सा चैप्टर है। आज आई गेस इसका सेकेंड लेक्चर है हमारा, है ना। सो विद इन 4 लेक्चर्स ये चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा अगर हम एनसीईआरटी कवर करते हैं साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी कि जो माइक्रोब्स हैं हमारे, दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो वैल्यूएबल होते हैं टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे कि बेवरेजेस हो गए, एंटीबायोटिक्स वगैरह हो गए, इन सब के बारे में बात करी थी। फिर मैंने आपको डिफरेंट स्पीसीज बताई थी कौन कौन सी ईस्ट की बेवरेजेस में हेल्प करती है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो है हमारी, वो ब्यूअर्स यीस्ट भी कहलाती है। ठीक है, इसको बेकर्स यीस्ट भी हम लोगों ने बोला था। फिर सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस, इसको वाइन यीस्ट बोलते हैं। पायरीफॉर्मिस को हम जिंजर बियर या एल यीस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ आप लोगों को बताया था। फिर डिपेंडिंग अपॉन दी रॉ मटेरियल हमारी कौन कौन सी ड्रिंक्स ऑब्टेन्ड होती हैं। डिस्टिलेशन के बारे में आपको पूरा बताया था कि अगर हम किसी अल्कोहल को डिस्टिलेशन के थ्रू बनाते हैं तो उसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? कि वो प्योर होती है, इस वजह से। ओके, सो बियर बार्ले के माल्टिंग से बनती है, वाइन फ्रूट जूस से बनती है, विस्की फर्मेंटेड सीरियल से बनती है, ब्रांडी बनती है फ्रूट जूसेस से, रम बनती है मोलासिस से, जिन हमारा राई के माल्टिंग से बनती है, वोडका बनता है पोटैटो से। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो बियर है और वाइन जो है इसके अंदर अल्कोहलिक कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ये बनती है कैसे? ये बनती है विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, ये बनती है कैसे? विदाउट डिस्टिलेशन। और अगर आप नीचे की चारों ड्रिंक्स देख रहे हैं, ठीक है, पांचों, सॉरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, वोडका, तो ये इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग एक तरीके से प्योरिफिकेशन मेथड है, जहाँ पे हम लोग सेपरेशन करते हैं ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर यहाँ पे वाटर है और अल्कोहल है, मान लीजिए, तो हम इस फ्लास्क को अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तक ही बॉईल करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल के वेपर्स ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे वो कंडेंस होकर के नीचे इकट्ठा होते रहेंगे। हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक जाएंगे ही नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, हम उसको बॉईल करेंगे अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तक। अल्कोहल का थोड़ा कम होता है, ठीक है, सो उतना ही बॉईल करेंगे ताकि उसके वेपर्स यहाँ पे कंडेंस होकर के इकट्ठा हो जाए। अच्छा जी, ये हो गया था हमारा। अब हम लोगों को एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करनी है। ऑल्दो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया था, बट इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं हमारी, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीबायोटिक्स की बात अगर हम करें, चलिए, हाँ जी, एंटीबायोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी क्यों बोला गया है? इसको ऐसे भी समझिए, क्योंकि ना इनके बारे में पता नहीं था पहले ज्यादा कुछ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स के बारे में पहले ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब ये क्या है कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स कैन किल, और ये स्टॉप कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरियाज की ग्रोथ वगैरह को, या दूसरे बैक्टीरियाज की जो कह सकते हैं ये वो है एक तरीके से उनको किल वगैरह करने में ये हेल्प कर सकते हैं। ये बेनिफिट है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वो बढ़ा दें, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, चलो जी। सो अब इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे देखना चाहें तो हम यहाँ पे देखिए, एंटी वर्ड जो है हमारा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट मीन्स कि अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट बायोटिक, बायो मतलब होता है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। ठीक है, दैट इज इट वर्क्स अगेंस्ट लाइफ। किसके लाइफ के अगेंस्ट? इट वर्क्स अगेंस्ट लाइफ ऑफ हमारे बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो बनाते हैं कुछ हमारे माइक्रोब्स, एंड ये जो माइक्रोब्स होते हैं या जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये किल और रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो आप देख सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि होता है ना कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। ठीक है, तो माइक्रोब्स ने कुछ ऐसे केमिकल बनाए
जो दूसरे माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एक बार फिर से, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कौन बनाता है, माइक्रोब्स ही बनाते हैं, एंड दे कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, वो हमारे एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। वो ऐसे केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये वर्क कर रहे थे किसके साथ, स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया के साथ। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, देखो सारी की सारी जो चीज होती है ना साइंस के अंदर, इट इज ऑब्जर्वेशन। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ध्यान से देखेंगे। he observed that mold growing in one of his unwashed culture plates around which staphylococci could not grow। एक मोल्ड था, या आप कह सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हमारा कि he observed mold growing in one of his unwashed culture plates around which staphylococci could not grow। ठीक है, सो इन्होंने एक स्टेफिलोकोकी का कल्चर बना रखा था, उसके अंदर मोल्ड लग गया, यानी कि फंगाई लग गया। आपको पता है कि फंगस के तो स्पोर्स उड़ते ही रहते हैं एयर के अंदर, तो उसके अंदर एक फंगस ग्रो करने लग गया, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। और इसके लगने की वजह से, या इसके वहां पे आने की वजह से, जो हमारा स्टेफिलोकोकाई था वो और ग्रो नहीं कर पाया। सो वहां पे इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक तरीके से कह सकते हैं इन्फरेंस निकाला या रिजल्ट निकाला कि हो सकता है कि जो मोल्ड है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। अच्छा जी, इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, ठीक है, ही नेम्ड इट पेनिसिलिन, और उस केमिकल को इन्होंने क्या नाम दिया, पेनिसिलिन बोला। एक बार फिर से समझते हैं इसको हुआ क्या था। इन्होंने एक कल्चर में स्टेफिलोकोकाई ग्रो कर रहे थे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। अब उस कल्चर के अराउंड क्या लग गया, मोल्ड लग गया। तो जो मोल्ड लगा, ठीक है, पेनिसिलियम नोटाटम, तो उन्होंने क्या देखा कि यार अब ना वो जो स्टेफिलोकोकाई हमारा बैक्टीरिया है वो फर्दर ग्रो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फिर जब इन्होंने थोड़ा बहुत इन्फ्रेंस निकाला, ऑब्जर्वेशन निकाला, तो उन्होंने बोला कि इट वाज ड्यू टू सम केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटाटम, जो कि स्टेफिलोकोकाई की ग्रोथ को रोक रहा है। एंड दैट हमारा जो केमिकल सब्सटेंस था उसको क्या बोला गया, पेनिसिलिन बोला गया। उसको क्या बोला, पेनिसिलिन बोला। सो पेनिसिलिन जो था हमारा वो प्रोड्यूस कर रहा था कौन, पेनिसिलियम नोटाटम, एक फंगस है जिसने हमारे स्टेफिलोकोकाई की ग्रोथ को रोक दिया था। तो यहां से कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक्स की जो है डिस्कवरी वो शुरू करी गई, ठीक है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है। दिस एंटीबायोटिक्स वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वुंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये देख सकते हैं, फ्लेमिंग को, चेन को एंड फ्लोरे को, इनको नोबेल प्राइज मिला गया, ठीक है, फॉर द डिस्कवरी। तो आप लोगों को 3 साइंटिस्ट का नाम रखना है। हम लोग हमेशा एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बट वही नहीं है, उसके बाद अर्नस्ट चेन ने एंड हॉवर्ड फ्लोरे ने भी काम किया था और अच्छे से एंटीबायोटिक को इफेक्टिव बनाया था। सो नोबेल प्राइज तीनों को कलेक्टिवली मिला गया था। ओके, एंटीबायोटिक्स have greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, okay, diphtheria and leprosy, which are used to kill millions of people all over the globe। और हम लोगों को ऐसी एंटीबायोटिक्स भी मिली है जिसकी हेल्प से हम लोग ये सारे डिसीज को ट्रीट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, अगर आप हिंदी नाम रखना चाहिए, इनका याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। वूपिंग कफ को हम कहते हैं काली खांसी, डिप्थीरिया को हम कहते हैं गाल घुटू, लेप्रोसी को हम कहते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। इन सारे डिसीज के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट दे देखी है। इस लिस्ट में आप लोगों को एक टेबल है और उस टेबल के अंदर आपको दे रखा है कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम लोगों को किस किस से मिलती है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, हाँ, सबसे पहले बेसिट्रेसिन का याद रखना है, ये देख लो, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और ओरियोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये मिलती है किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस और योफेसिन से, ठीक है। क्लोरोएम्फेनिकॉल या क्लोरोमाइसिन ये हम लोगों को मिलती है किससे, फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस मेनिंजुलाई से। एरिथ्रोमाइसिन आप लोगों ने बहुत कॉमनली इसका नाम सुना होगा। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हम लोगों को मिलती है किससे, मिलती है स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रियस से, और ये मिलती है हम लोगों को स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसियस से। अच्छा, फिर टेरामाइसिन या ऑक्सी टेरासाइक्लिन याद रख लेना, राइमोसस से मिलती है हम लोगों को, ओके।
एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस या नियोमाइसिन तो रहने दो, पेनिसिलियम याद रख लेना, ये लो बस, पेनिसिलियम नोटाटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ये याद रख लेना। सो आप लोगों को कौन कौन सी याद रखनी है, ये वाली, ठीक है, बस ऊपर की 5 और यहां से 1, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये सब भी ना आप लोगों को अगर देखा जाए तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं रखनी है, आप इनमें से 1-2 एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में आप लोगों से एग्जांपल ही पूछे जाएंगे, और बोर्ड्स के अगर पॉइंट से बताऊं तो मैं वहां पे इंपॉर्टेंट होती है हमारी ये क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट होती है, और पेनिसिलियम हम लोगों को याद ही रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट ये सारी तो पता होनी ही चाहिए। बोर्ड में आप एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन याद करके जा सकते हैं। पेनिसिलियम का हम लोगों ने समझ लिया है, पेनिसिलियम नोटाटम से मिलती है या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से मिलती है, ठीक है। सो इतनी कहानी पढ़नी, एंटीबायोटिक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को जाना ही नहीं है। दे आर द केमिकल्स जिसको कौन बनाते हैं, माइक्रोब्स बनाते हैं, एंड दिस केमिकल्स कैन किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, सिंपल, और कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको। आगे आ जाते हैं। नाउ अदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोगों को बैक्टीरिया से मिलते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल, एंजाइम्स। सो माइक्रोब्स से हम लोगों को बहुत सारी ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिलती हैं, और एल्कोहल्स तो हम बना ही सकते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं, एंड बहुत सारे एंजाइम्स भी मिलते हैं जो कि हम लोगों को मतलब हेल्थ में भी वो इफेक्ट करते हैं, ये हम लोगों के लिए काफ़ी डिसीज़ में हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हम लोगों को किस मिलता है, किससे, एस्परजिलस नाइजर से। अच्छा जी, एसिटिक एसिड हो गया, सिरका जिसको हम कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिटी से, सिरके को हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। ब्यूट्रिक एसिड हो गया, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड हो गया जिससे अपना कर्ड बनाने में हेल्प मिलती है, तो लैक्टोबैसिलस स्पीशीज से मिलती है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से मिलती है। सो ये सारी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हम लोगों को बहुत यूज़फुल होती है। सिट्रिक एसिड के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत क्या कहते हैं क्रीम्स वगैरह में एंड फेस वॉश वगैरह में प्रेजेंट होती है। ओके, एसिटिक एसिड मैंने आपको बता दिया सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्यूट्रिक एसिड भी क्या कहते हैं बहुत सारी जगहों पे काम आता है, लैक्टिक एसिड भी ऐसे ही है। ओके, ये देख लेना टेबल। इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम मेरे को वेस्ट करना नहीं है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं जो हमारे बैक्टीरियाज बनाते हैं एंड दे आर हेल्पफुल फॉर अस। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं लाइपेसेस। अब लाइपेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाइपेस जो होती है असल में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनती है, ठीक है, जो फैट का डाइजेशन करती है। बट सेम एंजाइम इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरियाज, या कुछ ये जो एंजाइम्स हैं ये बैक्टीरिया की हेल्प से भी बनाई जा सकती है, एंड दे आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। डिटर्जेंट्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। कौन से डिटर्जेंट्स के अंदर, जो स्पेसिफिकली ऑयल रिमूवल्स होते हैं या ऑयल स्टेन्स को बताते हैं। क्योंकि देखो लाइपेस का काम क्या है, लाइपेस जो है फैट को ब्रेक करता है। तो अगर आपके क्या कहते हैं टी शर्ट पे या कहीं शर्ट पे ऑयल का स्टेन लग गया तो वहाँ पे वो फैट को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से उस फैट को रिमूव करना, उस फैट स्टेन को रिमूव करना या ऑयल स्टेन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा। सो इट इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स इन लॉन्ड्री। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑयल स्टेन लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने लाइपेस का यूज़ करा तो अच्छे तरीके से ऑयल स्टेन जो है रिमूव हो चुका है। सो ऑयल स्टेन्स वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर लाइपेस यूज़ होता है। अच्छा, जो बॉटल जूस आपको मिलते हैं दे आर क्लैरिफाइड बाय यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएसेस। आप लोगों ने देखा होगा जब आप घर पे जूस बनाते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे मौसम्बी ले लीजिए, चाहे आम ले लीजिए, ठीक है, या एप्पल जूस ले लीजिए, तो घर वाला जूस काफ़ी थिक होता है। अच्छा, थिक होने का मतलब ऐसा नहीं कि हमारा घर वाला जूस काफ़ी न्यूट्रिशियस है और बाहर वाला जूस बेकार है। हमारा घर का जूस थिक होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो जो थोड़े बड़े बड़े या लंबे लंबे फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। बाहर के जूस में क्या करते हैं ना, बाहर के जूस को थोड़ा क्लियर करने के लिए, थोड़ा साफ दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उनके अंदर डाल दी जाती है एंजाइम्स पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस। पैक्टिनेसेस, पैक्टिन जो सेल वॉल होती है उसके अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होता है प्लांट के सेल वॉल के अंदर, उसको ये डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएसेस जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है जूस के अंदर उसको ये डाइजेस्ट करता है, जिस वजह से आपको एक क्लियर अपीयरेंस मिलती है फ्रूट जूस की। जैसे कि अरे ओहो क्या बात है, हाँ जी, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, आई नो कि उतना घूम रही है ये, ठीक है। सो यहाँ पे आप एप्पल जूस देखो, ये आपका रॉ एप्पल जूस है। जब आपने इसके अंदर पैक्टिन वगैरह डाला, ठीक है, तो आपको देखो कितना क्लियर जो है एप्पल जूस मिल रहा है। क्यों? अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि जो पैक्टिन वगैरह होता है ये सेल वॉल वगैरह को
प्लांट सेल की जो सेल वॉल वगैरह में पैक्टिन होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है, प्रोटीन्स वगैरह जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो एक हम लोगों को क्लियर जूस जो है वो मिलता है। इसमें अमीनो एसिड्स वगैरह या कह सकते हैं इसके अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, बट छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो कि अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। हम जो रॉ जूस निकालते हैं उसके अंदर ये सब कुछ अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं हो रखा होता, ये थोड़ा सा इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, बाय एडिंग एंजाइम्स। सो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, तो क्लियर सा एक हम लोगों को जूस मिल जाता है। तो बॉटल जूस के अंदर भी हम लोगों की एंजाइम्स होती हैं। ये एंजाइम्स भी कहाँ से आती है? बैक्टीरिया से आती है। स्ट्रेप्टोकाइनेस हमारी एक एंजाइम है जो कहाँ से मिलती है? जो मिलती है स्ट्रेप्टोकॉकस से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मॉडिफाई किया गया है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इसको यूज किया जाता है एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर यानी कि क्लॉट ब्रेक करने वाला, क्लॉट को तोड़ने वाला, क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोगों के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉट फॉर्मेशन या कह सकते हैं फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जब ये फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो उसके थ्रू फिर ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है एंड इट लीड्स टू हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जैसी डिसीज जो है इनसे होने के चांसेस होते हैं। सो अब उस केस में क्या किया जाए? तो वहाँ पे एक बनाया स्ट्रेप्टोकाइनेस करके क्लॉट बस्टर। सो ये जो आप देख रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का या कह सकते हैं फैट का जो ये क्लॉट बन रहा है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेस इसको ब्रेक करता है, इसको डिसॉल्व करता है, ताकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो ईजिली, अब ब्लड जो है हमारा ईजिली फ्लो कर जाए, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक छोटा सा कह सकते हैं केमिकल है जो हम लोगों को बैक्टीरिया से मिल रहा है, बट सोच सकते हैं आप कितनी खतरनाक डिसीज से हमको बचा रहा है। हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक ऐसा डिसीज़ है कि अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसके बचने के चांसेस कम ही होते हैं, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फैट का डिपोजिशन कम कर रहा है एंड एक टाइम ऐसा भी आ रहा है कि ये फैट को पूरा का पूरा क्लियर ही कर दे रहा है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस या कह सकते हैं हार्ट रिलेटेड डिसीज जो होती हैं उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और केमिकल है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो हम लोगों को मिलता है किससे? फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंगस है दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने किसी का ऑर्गन लिया तो आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ वगैरह, वो उस ऑर्गन को, जाहिर सी बात है बाहर का ऑर्गन है वो, तो उस ऑर्गन को एज एन फॉरेन स्ट्रक्चर या फॉरेन थिंग कह सकते हैं, वो करते हैं इसको ऐसे कह सकते हैं, हाँ, परसीव करते हैं कि एक फॉरेन सब्सटेंस है जो कि वो है भी, तो उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं या उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, हम क्या करते हैं, हम केमिकल लेते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है पूरा का पूरा। तो जो बाहर से हम लोग ऑर्गन लेते हैं उसके खिलाफ कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स उस टाइम पे नहीं आता। अब आप बोलेंगे भैया चलो ठीक है, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, इस बात को हम मान रहे हैं, लेकिन भैया ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ट्रांसप्लांट कर दिया, अब साइक्लोस्पोरिन ए का ज़्यादा लंबे टाइम तक तो इफेक्ट नहीं रहेगा। चलो ठीक है भैया, हमने मान भी लिया कि चलो 2 दिन तक है, ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 दिन भी तक भी है या 4 दिन तक भी है, 5 दिन तक भी है, हम हर रोज़ दे रहे हैं तो 1 हफ्ते तक हम देते रहे। लेकिन उसके बाद क्या भैया, उसके बाद होता है कि धीरे धीरे ना हमारी जो बॉडी होती है वो उसको एज अ खुद का ही ऑर्गन या खुद का ही पार्ट जो है वो ट्रीट करने लग जाती है, तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आप खुद ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको स्टार्टिंग में तो खतरनाक सा रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय करा जाता है, लेकिन फिर बाद में हमारी बॉडी जो है या हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जाके छुप भी जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करती है। उसी तरीके से समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में जब कोई किडनी दे रहा है या थोड़ा सा लिवर दे रहा है, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स आता है, लेकिन उसके बाद हम लोग केमिकल्स वगैरह यूज़ करके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं एंड आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी जो होती है, क्योंकि अब देखो, अब वो जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे ब्लड के अंदर है, ठीक है, उसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे सेल्स एंटीजेंस वगैरह फ्लो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अगर नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि वो 1-2 महीने बाद भी रिजेक्ट हो सकता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेल हो सकता है, बट मोस्टली केसेस में एक्सेप्ट हो ही जाता है। फेल होने के चांसेस होते हैं बट वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट करूँ मैं, डॉक्टर्स वगैरह अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं इन सारी चीज़ों का। ओके, अच्छा, एक और है हमारा स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है इसको बनाता है यीस्ट मोनास्कस परप्यूरस।
अच्छा, ये क्या है? ये कमर्शलाइज एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं या फैट लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, एंड उस वजह से वो होता है जो क्लॉट बन रहा था ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो स्टेज ना आए, या अगर किसी पर्सन के बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं तो उनको ये स्टैटिन्स दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, किस तरीके से काम करता है? देखो, इट एक्ट एज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने वाली एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। आप लोगों ने क्लास 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स, वहाँ पे हम एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आता है, असल में ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाता है ताकि एंजाइम को मिलता ही नहीं है वो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा, फैट्स या लिपिड से बनेगा, या फैट्स और लिपिड्स के साथ जुड़ जाता है ताकि वो उस एंजाइम को ना मिले जो इनको जोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। ठीक है, जिससे मतलब एक काम ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि आपको एक घर बनाना है, आपको उसके लिए ईंटें चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों के पास ईंटें आ रही हैं, बट मैंने बीच रास्ते से वो ईंटें चुरा ली, तो क्या आप घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो स्टैटिन्स जो होते हैं ये वही करते हैं, बीच रास्ते से लिपिड्स को एंड ग्लिसरॉल वगैरह को चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम तक नहीं पहुंच पाता और कोलेस्ट्रॉल बनता नहीं है। सो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हेल्प करवाता है कौन? हमारे स्टैटिन्स। किससे मिलते हैं? मोनास्कस परप्यूरस, जो कि एक है यीस्ट। सो ये हमारे सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं इन, कह सकते हैं, कंट्रोलिंग अ डिसीज या कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है क्या? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सो इसको भी अच्छे तरीके से हम कर लेते हैं कवर। चलिए, सो अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट की, माइक्रोब्स का क्या रोल है इन केस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, या ये सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह क्या है? आप खुद सोचो कि रोज़ घरों से या इंडस्ट्रीज से या ऑफिसेस से इतना सारा सीवेज निकलता है। सीवेज क्या है? गंदा पानी, डर्टी वाटर। सीवेज निकलता है, भैया उसको कहाँ पे पहुँचाएं? जाता तो अल्टीमेटली वो रिवर्स में ही है ना, और अगर रिवर में जाएगा, ऐसे ही उसको रिवर में डाल देंगे तो रिवर तो हमारी सारी की सारी पॉल्यूट हो जाएंगी ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अर्थ से आप पानी कहीं बाहर पहुंचा रहे हैं, गंदे पानी को कहीं स्पेस वगैरह में पहुंचा रहे हैं, ये तो अभी क्या कहते हैं सिचुएशन आई नहीं है। तो जा तो रिवर्स में ही है, अब रिवर्स में डायरेक्टली ऐसे छोड़ देंगे तो रिवर्स तो पॉल्यूट हो जाएंगी, रिवर्स भी सारी की सारी गंदी हो जाएंगी, उसी में वेस्ट मटेरियल, उसी में एक्सक्रीटा वगैरह सब कुछ उसी में मिल रहा है, पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा कुछ। फिर क्या करें? तो हम लोग सीवेज को थोड़ा ट्रीट करके, साफ करके रिवर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं। कैसे होता है वो प्रोसेस? उस प्रोसेस में माइक्रोब्स का क्या रोल है, यही हम आगे समझने जा रहे हैं। उससे पहले कि पैराग्राफ पढ़ लेते हैं छोटा सा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स। द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। मेजर कंपोनेंट क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा है। अच्छा, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। नाउ इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। सो इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, माइक्रोब्स होते हैं, जो कि पैथोजेनिक हो सकते हैं, डिसीज कॉजिंग हो सकते हैं। सो अगर आप इसको रिवर्स में ऐसे डिस्चार्ज कर देंगे तो इट विल डेफिनेटली कॉज डिसीज टू रिवर ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। और अगर हम क्या कहते हैं, उन रिवर्स से खुद पानी वगैरह पी रहे हैं या हमें वहाँ से पानी आता है रिवर्स से ही, तो हम लोगों को भी बहुत डिसीज हो सकती है। Therefore, sewage which is carried out through sewer system cannot be discharged direct into waters bodies like rivers or streams. तो रिवर्स में और वाटर बॉडीज में इसको डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता। बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर। और हम लोग इसमें 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टेरिशरी ट्रीटमेंट। ये सारे ट्रीटमेंट्स मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब। कौन सा माइक्रोब्स? हेट्रोट्रॉपिक, जो खुद से या जो न्यूट्रिशन के लिए, जो खुद से न्यूट्रिशन नहीं करता या डज नॉट प्रिपेयर ओन फूड, लिख देता है सिंपली। वैसे माइक्रोब्स जो डज नॉट प्रिपेयर their own food, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर और इन्हीं की हेल्प से हम लोग सीवेज को ट्रीट करते हैं बढ़िया तरीके से।
कैसे? सबसे पहले विल स्टार्ट विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इसको आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। जब भी हम किसी चीज को साफ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उसमें से हम क्या करते हैं कि कुछ गंदा वगैरह सब्सटेंस वगैरह है तो उसको उठा लें, उसको वहां से बाहर निकाल लें, यानी कि उसको कह सकते हैं कि चुग लें, है ना, सेपरेट कर दें, पन्नियां वगैरह हो गई, पत्थर वगैरह हो गए, ठीक, कोई भी सब्सटेंस वगैरह हो गया उसको हटा दे। सो इसको हम पहली बात तो फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इट इन्वॉल्व्स बेसिकली फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज या स्मॉल, किसके थ्रू? थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं या सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड। फ्लोटिंग डेब्रिस जो पानी में फ्लोट कर रहा होता है सब्सटेंस, प्लास्टिक की पन्नियां या जो भी सारी चीजें हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारा सीवेज है ना, उसको एक वायर मैश से, जैसे कि मान लो ऐसा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वायर मैश लगा हुआ है, ओके, वायर मैश लगा हुआ है ऐसा पतला सा, अच्छा जी, इसके थ्रू पास करेंगे, तो इसके थ्रू पास करेंगे, जो पॉलिथीन्स वगैरह हैं वो उसमें फंस जाएंगी, तो हमारा जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो तो रिमूव हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन, जो सॉइल वगैरह होती है, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं अभी बताते हैं हम। ऑल दी सॉलिड डेट सेटल करता है फ्रॉम प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। अब जैसे हम लोगों ने क्या करा, एक ना हमारा प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, ये देखो, इसमें यहाँ पे मैं जरा दिखाता हूँ, ठीक है, इसको जूम कर दे थोड़ा, चलो जी, ये देखो। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये देखो, ये हमारा बार स्क्रीन है, या कह सकते हो यहाँ पे हमारा फिल्टर है, कह सकते हो रॉ सीवेज यहाँ से गया, पहले जो बेसिक फिल्टर होना था हो गया, यहाँ पे थोड़े से जो पत्थर वत्थर निकालने थे निकाल गए, पानी और आगे आया और आया, ये हमारा होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम क्या करते हैं कि पानी को थोड़े टाइम तक ना ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारा जो वैसे फ्लोटिंग डेब्रिस था यहाँ पे निकल गया, बड़े बड़े पत्थर जो थे नीचे वो यहाँ पे निकल गए। अब जो पानी के अंदर मिट्टी होती है ना वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, नीचे इकट्ठी हो जाती है, तो उसको नीचे से रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो पूरा ऊपर का पोर्शन होता है पानी का, उसको हम पंप कर देते हैं एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एरिएशन टैंक किसका पार्ट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग बस क्या कर रहे हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, या स्टोन्स वगैरह हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस वगैरह है, उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। सबसे पहले फिल्ट्रेशन करा, जहां पे फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर दिया, उसके बाद सेडिमेंटेशन, जहां पे सॉइल और स्मॉल पेबल्स को रिमूव किया गया। कैसे हो रहा है? दी एफ्लुएंट जो होता है उसको हम डालते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। ऑल सॉलिड जो होते हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर, वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड दे फॉर्म प्राइमरी, हाँ जी, दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म प्राइमरी स्लज। जो नीचे इकट्ठा होता है हमारा सॉइल पार्टिकल या पत्थर वगैरह कह लो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। क्या कहते हैं? एफ्लुएंट। सो दिस इज एफ्लुएंट, ये जो है दिस इज एफ्लुएंट, ठीक है, स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, ये हमारा एफ्लुएंट है, एंड दिस पोर्शन इज प्राइमरी स्लज। ये क्या है हमारा? प्राइमरी स्लज, यहां पे स्लज लिखा ही हुआ है, प्राइमरी स्लज, ठीक है। सो अब एफ्लुएंट को हम भेजते हैं किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। एक बारी बेटा जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं बहुत ही ज्यादा, कि हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे पन्नियों को, पत्थरों को, और क्या कहते हैं, मिट्टी वगैरह को, उसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे रिमूव कर रहे हैं? एक बारी हमने इसको वायर मैश से पास कर दिया, एक बारी हम लोगों ने इसको सेटल होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो जो भी मिट्टी वगैरह, जो भी पत्थर वगैरह था वो नीचे सेटल हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, और ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एफ्लुएंट। अच्छा जी, सो एक बार यहाँ पे आ जाइए। दी एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसको हम भेज देते हैं किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब एफ्लुएंट का होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर हमारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ प्राइमरी एफ्लुएंट पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? लार्ज एरिएशन टैंक। इस एरिएशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं? इस एरिएशन टैंक के अंदर हम O2 को पंप करते हैं, O2 को पंप करते हैं, और ये जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर, इसको हम बार बार ही घुमाते भी रहते हैं, एजिटेट भी करते रहते हैं,
एजिटेट भी करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सीवेज के अंदर ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ऑलरेडी अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके हमारे हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, भाई खाना है, ऑक्सीजन हम लोग डाल ही रहे हैं, और हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, तो खाने को और ऑक्सीजन को यूज करेंगे, अपना जो भी एनर्जी वगैरह जनरेट करेंगे उसको यूज करके ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब इससे बेनिफिट हो क्या रहा है, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, हमने कहा था कि हमारे वेस्ट में या सीवेज के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो हमारे हेट्रोट्रॉपिक एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, इस ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका अमाउंट कम होता रहेगा, एंड सीवेज में से जो वेस्ट में सब्सटेंस है वो कम होता रहेगा, या इट विल बी लेस पॉल्यूटेड। सो एक बार इसको पहले रीड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, लार्ज जेरेशन टैंक्स के अंदर कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और इसके अंदर एयर पंप करते रहते हैं, जिस वजह से बहुत वीगरस या बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, किसकी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स की इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एरिएशन टैंक है। फ्लॉक्स क्या होता है असल में, इट इज मास ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का मास होता है और एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। तो फंगस के फिलामेंट्स जो होते हैं, जो हाइफी वगैरह कहते हैं, फंगस के कुछ लंबे लंबे धागे होते हैं, ठीक है, उसके बीच में बहुत सारे बैक्टीरिया फंसे होते हैं, उसको हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लॉक हमारा बैक्टीरिया है, बीच में जो आप लोगों को ये धागे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज फंगल थ्रेड्स, ओके। सो हमने माइक्रोब के अंदर, या कह सकते हो हमने अपने सीवेज के अंदर क्या डाली, ऑक्सीजन डाली, उसको गोल गोल घुमाया। गोल गोल क्यों घुमाया, ताकि ऑक्सीजन जो है वो इवनली हर एक पोर्शन में पहुंचे। अब उस ऑक्सीजन को यूज़ करके और ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके हमारे एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं वो डिवाइड करे, वो ग्रो करे, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्लॉक बना दिया, उन्होंने और भी बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह बना दिए। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप किसी भी इंसान को अगर खाना देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इट विल ग्रो। अगर मैं एक छोटे से बैक्टीरिया को फूड दे रहा हूँ, ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो इट विल डिवाइड। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, उसके पास ऑर्गेनिक मैटर पहले से था, उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया और उसने उस खाने को यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ के लिए एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लॉक्स वगैरह बन गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, वाई ग्रोइंग, माइक्रोब्स जो होते हैं कंज्यूम करते हैं द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोब्स ने ग्रो करते समय इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करा, और हमें यही चाहिए था, ठीक है, क्योंकि अब हमारे सीवेज के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इट इज लेस पॉल्यूटेड, क्योंकि मेनली क्या था सीवेज के अंदर, इट वाज ऑर्गेनिक मैटर, तो अब ये लेस पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बीओडी? देखिए भाई, बीओडी क्या होता है, मान लो कि 1 kg ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था किसके अंदर, सीवेज के अंदर, सीवेज के अंदर, ठीक है। इसको यूज करने में, या आप कह सकते हैं इसको कंज्यूम करने में, इसको कंज्यूम करने में कितना ऑक्सीजन लगा, कितना ऑक्सीजन यूज किया, कितना ऑक्सीजन लगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. So मान लेते हैं कि 1 kg ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्रेजेंट था किसके अंदर, या 1 kg नहीं, कुछ भी कह लो, x अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कह लो कि 1 लीटर यहाँ पे क्या है, 1 लीटर हमारा सीवेज है, उसके अंदर x अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, x ऑर्गेनिक मैटर है। इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में कितना O2 कंज्यूम करा बैक्टीरिया ने, कितना O2 कंज्यूम करा बैक्टीरिया ने, दिस O2 का क्या कहते हैं, अमाउंट इज BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब 1 लीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कंडीशंस जो है वो रखनी है, मतलब बेसिकली ये जो कंडीशंस है, ठीक है, कांस्टेंट रखनी है। तो 1 लीटर पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर है, या 1 लीटर पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब एक सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ पे हम लोग चीजें समझते हैं और उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये आप लोगों को पता लग गई ये बातें, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ से निकालता हूँ अपना एक इनर बोर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 लीटर का यहाँ पे कोई सोल्यूशन है, 1 लीटर का यहाँ पे कोई सोल्यूशन है। इसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, और इसके अंदर भी, नीचे वाले के अंदर भी कुछ एक्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा, या दोनों अलग अलग हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, वाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है या ऊपर वाला जो सीवेज था, इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया ने ली 20 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहां से एक्स वाई भी हटा रहा हूं। 1 लीटर सीवेज के अंदर यहां पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर था, मुझे को नहीं पता कितना था। इस दूसरे वाले सीवेज में भी 1 लीटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर था, मुझे नहीं पता कितना था। इसको कंज्यूम या इसको ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए उसने लिया 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन या 20 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सी चीज यहां पे हम लोगों को दिख रही है कि नीचे वाले केस में जो हमारा बैक्टीरिया है उसने 40 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करा है, 40 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करा है, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करा है, यानी कि ज्यादा, मोर ऑर्गेनिक मैटर वाज देयर, और वी कैन से इट वाज मोर पॉल्यूटेड, इट वाज मोर पॉल्यूटेड। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या बोला गया है कि वहां पे 20 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, तो यहां पे लेस ऑर्गेनिक मैटर था, लेस ऑर्गेनिक मैटर यानी कि इट वाज लेस पॉल्यूटेड। मैं यहां पे आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं या सिखाना क्या चाह रहा हूं कि ये जो बीओडी जो होता है ना, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा बीओडी होगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो, पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि भाई देखो सिंपल सी कहानी है, ज्यादा बीओडी यानी कि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ज्यादा बीओडी यानी कि ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है। या आप इसको ऐसे बोल दो कि पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा और उसकी बीओडी भी ज्यादा होगी, या कह सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर कितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करने में जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है बाय बैक्टीरिया, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सो अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने अपने जो बैक्टीरिया थे, फ्लॉक्स थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर को सबको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम उसको क्या बोलते हैं, अब देखो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी इज रिड्यूस्ड। हम उसको कब तक एरेशन टैंक में रखते हैं, जब तक बीओडी जो है रिड्यूस ना हो जाए सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जब बीओडी रिड्यूस हो जाएगी या जब बीओडी रिड्यूस होगी यानी कि ऑक्सीजन जब कम कंज्यूम होगा, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो चुका है, यानी कि पानी लेस पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो उसको हम भेज देंगे अब किसके अंदर, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ये रहा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। So once BOD of sewage waste or waste water is reduced, effluent is then passed into settling tank. अब वहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होंगे हमारे वो सेटल डाउन करेंगे, दे आर अलाउड टू सेटलमेंट, ठीक है, सेटल डाउन करेंगे। और जो सेडिमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं। कुछ पोर्शन जो होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक दैट सर्व्स एज इनोक्यूलम, ठीक है, ताकि उस एरेशन टैंक के अंदर या जब दूसरा सीवेज आ रहा है उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ जल्दी हो, तो हम एक्टिवेटेड स्लज का कुछ स्मॉल पोर्शन जो है उसको वापस से भेज देते हैं किसमें, सॉरी, ये एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पोर्शन जो है सेटलिंग टैंक से उसको डाल देते हैं कहाँ पे, एरेशन टैंक में, ताकि ग्रोथ वगैरह जो है थोड़ा जल्दी हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा जल्दी कंज्यूम हो जाए, ओके। अच्छा, मेजर पार्ट ऑफ स्लज जो होता है उसको हम डाल देते हैं लार्ज टैंक्स में, दैट इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और ये इन बैक्टीरियाज को और फंगाई को, या आप कह सकते हैं इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ गैसेस, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस होती हैं इसको हम बायोगैसेस भी कहते हैं, क्योंकि दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी
और ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी कि इनमें आग लग सकती है, इसको हम जला सकते हैं। ठीक है, बाकी एफ्लुएंट जो होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट से उसको हम फिर बाहर रिलीज कर देते हैं, किसमें, नेचुरल वाटर बॉडीज में, लाइक रिवर और स्ट्रीम में। एंड अगर इसको पीने वगैरह के लिए यूज करना है तो हम एक और मेथड करते हैं, दैट इज क्लोरीन डिसइंफेक्शन। ठीक है, अगर इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज करना है तो ये हमारा क्लोरीन डिसइंफेक्शन टैंक है। ठीक है, दैट इज टर्शरी ट्रीटमेंट, जो टर्शरी में आता है, एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया गया है ये, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करी गई है। एक टर्शरी ट्रीटमेंट होता है दैट इज क्लोरीन डिसइंफेक्शन, जहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्लोरीन वगैरह जो है इसके अंदर है, जो भी अपने आयंस वगैरह है, क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो बैक्टीरियाज वगैरह और किल हो जाए, फिर उसको हम लोग रिवर्स और लेक्स में या बैक्टीरियाज वगैरह, सॉरी ओशंस वगैरह में डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, एक तरीके से और एक थर्ड स्टेप है जो उस वाटर को और साफ करता है, या जो फालतू के बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं उसको किल कर देता है। तो एक बारी अगर हम क्विक रिवीजन यहाँ पे करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि भैया देखो, हमारा सबसे पहले हमने फिजिकल रिमूवल कर दिया ऑफ पॉलीथीन्स एंड सॉइल्स एंड जो भी स्टोन्स वगैरह थे। एरेशन टैंक में हम लोगों ने क्या करा, एरेशन टैंक के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एयर को पंप किया, उसको गोल गोल घुमाया, तो जो बैक्टीरिया थे वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके ग्रो हुए। ठीक है, अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एरेशन टैंक से उसको सीवेज को भेजा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे एफ्लुएंट आया, फिर से एक्टिवेटेड स्लज आया। एफ्लुएंट को हम लोगों ने क्लोरीन डिसइंफेक्शन टैंक में भेज दिया ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। एक्टिवेटेड स्लज का हमने कुछ पोर्शन वापस से एरेशन टैंक में यूज़ कर लिया ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ उसमें हो सके और फिर से जल्दी से काम हो सके। बाकी एक्टिवेटेड स्लज को हम लोगों ने, एक हमारे होते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, ये रहे हमारे स्लज डाइजेस्टर्स, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया। यहाँ पे कुछ हमारे एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो उस बैक्टीरिया को और फंगाई को, या कह सकते हैं फ्लॉक्स को, डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली और प्रोड्यूस कराते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे इन्फ्लेमेबल होते हैं एंड दे यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी कहानी थी और यहाँ पे कुछ था नहीं। आई गेस दिस इज़ फाइन। ठीक है, एक बारी कुछ कहीं पे दिक्कत लगे तो फिर से देख लेना, बाकी मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, आते हैं क्विज के ऊपर। तो क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने गलती से इस लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, statins, cyclosporin A, lipases, paclitanesis. Which of the following works as an immunosuppressive agent? Statins, cyclosporin A, lipases and paclitanesis. ठीक है, so अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a water has high BOD, it implies water is highly polluted, water is not polluted, water has high organic matter, या both A and C। चलो जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है हमारा एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। नेक्स्ट इज, इफ वाटर इज हाई बीओडी, इट इम्प्लाइज, मैंने बोला था कि बीओडी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई पॉल्यूशन या हाई पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई ऑर्गेनिक मैटर। सो वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, वाटर इज हाई ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है जी, सो अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो अब हमारा यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट हो चुका है। कुछ बायोगैस प्रोडक्शन वगैरह जो है उसके अंदर हम लोगों को बात करनी है माइक्रोब्स की, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और आई ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। बाकी एनसीईआरटी में कुछ खास बचा नहीं है, बायोगैस प्रोडक्शन है एंड अपना गोबर गैस प्लांट वगैरह जो है वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, गोबर गैस प्लांट वो बायोगैस में आ जाएगा, सो वो सब देख लेंगे किस तरीके से हमारा प्लांट होता है और उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चल, सो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।